सभी को गुड मॉर्निंग। आप आते नहीं हो लाइव क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ही, डेली बताने की जरूरत है ही नहीं। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं महापाषाणकालीन जो क्षेत्र हैं उनके विस्तार क्षेत्र, कौन कौन सी जगह पर महापाषाणकालीन संस्कृतियां पाई गई है। अच्छा, आपको फीवर हो रहा है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थी होना चाहिए। ओके, ठीक है। देखो भाई, पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी बॉडी ठीक रहे, हम ठीक रहें। अगर हम बीमार रहेंगे तो आगे हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है। देखो, हम पढ़ रहे हैं महापाषाणकालीन संस्कृति के विस्तार क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो महापाषाणकालीन संस्कृति दक्षिण भारत में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। महापाषाण जो संस्कृति थी उनके सर्वाधिक स्थल हमें दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ज़्यादा स्थल हमें दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो देखो, इनके जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और यहाँ अधिकतर क्षेत्र पाए गए हैं। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। ठीक है। अब देखो, दक्षिण भारत के महापाषाणिक विस्तार क्षेत्र, हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादा स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो, हम अगर दक्षिण भारत में सबसे पहले तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में देखो, ये थोड़े नाम ऐसे ही हैं। ठीक है। तो देखो, आदिचनल्लूर नामक स्थान है, कोरकाई नामक स्थान है, उरैयूर, कोनुमन्नल, पेयमपल्ली, कन्नुटूर आदि जो क्षेत्र है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आपको क्षेत्रों के नाम ध्यान में रखने हैं ओनली कि किस किस जगह पर हमें महापाषाणकालीन संस्कृति पाई गई है, इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके आगे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, ठीक है, केसरीपल्ली, कदम्बपुर, मीरापुरम, अमरावती आदि क्षेत्रों से हमें, आंध्र प्रदेश के इन सारे क्षेत्रों से हमें महापाषाणकालीन सभ्यता या महापाषाणकालीन संस्कृति के विस्तार क्षेत्र पाए गए हैं। इन स्थानों पर महापाषाणकालीन कब्रें हमें प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके आगे देखो, हम कर्नाटक की बात करें। कर्नाटक के कौन कौन से स्थल है? ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्ली, पीकलीहाल और कुमारहल्ली। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें महापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति की कब्रें हमने बताई थी कि कौन कौन सी प्रकार की कब्रें होती है। 3 प्रकार की कब्रें बताई थी। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं कि नंबर पहली तो उस प्रकार की कब्रें होती थी जो कक्षा युक्त होती थी, मतलब इस प्रकार की कब्रें जिनके चारों तरफ महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों से इनकी कब्रों को ढक दिया जाता था, या फिर जैसे मैंने बताया था 3 या 4 या 5 इस तरीके से पत्थर, उनके ऊपर कोई बड़ा पत्थर रख के कब्रों के ऊपर ऐसी संरचना बना दी जाती थी। तो ये तो हो गए कक्षा युक्त। एक होती थी कक्षा विहीन, जिनके चारों तरफ कक्षा मतलब इस तरीके की नहीं बनाई जाती थी, ओनली अलग प्रकार की संरचना से इनका निर्माण कर दिया जाता था। और नंबर 3 था बिना कब्र युक्त, मतलब कब्र का निर्माण ही नहीं किया जाता था, ना तो महापाषाणों का प्रयोग किया जाता था, केवल या तो गुफाओं में या पहाड़ों में कहीं पर भी हमें इनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार की महापाषाणकालीन जो कब्रें थी महापाषाण युक्त, इनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी में, मास्की, हल्ली, पिकलीहाल, कुमारहल्ली आदि क्षेत्रों से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। आपको स्थल ध्यान में रखना है। देखो, इसके आगे हम बात करें तो केरल में पय्यन्नूर, टेंगकल, पुलिमत, मनगुडी, मतलब इस तरीके के अजीब ये जो नाम है, इन स्थलों से हमें
महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब मंगलूर, ये मंगलूर है, यहां से हमें 1000 ईसा पूर्व से लेके 100 BC 100 ईसा पूर्व तक की या पहली शताब्दी तक की संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी या ईसा पूर्व तक के जितनी भी संस्कृतियों का विकास हुआ, कौन कौन सी संस्कृतियां आई, कौन कौन सी संस्कृतियों का विकास हुआ, कौन कौन सी संस्कृतियां समाप्त हुई, उन सारी क्षेत्रों सारी संस्कृतियों के साक्ष्य हमें कहाँ से, मंगलूर से प्राप्त हुए हैं। इसके आगे देखो, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नायकुंड, महुसारी, बोरगांव, कौंडिन्यपुरम आदि क्षेत्रों से हमें महापाषाणिक क्षेत्र कब्रें प्राप्त हुई है। इसके आगे देखें अगर हम, अब देखो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दक्षिण भारत में तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ कुछ जैसे हमें मध्यकालीन भारत में भी मध्य भारत में भी ये चीज़ें प्राप्त हुई है। कुछ कुछ स्थानों पर हमें कश्मीर जैसे क्षेत्र में, उत्तरी भारत में भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है ना। तो हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के बाद महापाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल में अच्छे से बता चुकी हूँ पिछली क्लासों में, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर महापाषाण काल के बाद, ताम्रपाषाण काल के बाद महापाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ लोहे से जुड़े हुए स्थल भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, चिराचौरी, धनोरा, सोनाभीर, संकनपल्ली आदि जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश या विंध्य जो पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके आगे देखें, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में सर्वप्रथम कनिंघम महोदय के द्वारा महापाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई। ठीक है, कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले महापाषाणकालीन संस्कृति की यहाँ पर खोज की गई। स्थान कौन सा है, मिर्जापुर, यूपी के अंदर। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसके बाद में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा जिला आदि जो क्षेत्र है, यहाँ पर विस्तृत रूप से खोज की गई, अनुसंधान कार्य किया गया, रिसर्च की गई और उसके बाद में हमें बहुत सी पाषाणकालीन स्थलों को यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। देखो मध्य भारत में हमने पढ़ लिया, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, अब उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी हमें कुछ स्थानों से ये चीज़ें प्राप्त हुई है महापाषाणकालीन संस्कृति के। ठीक है, काकोरिया उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक कब्र के अंदर से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कब्र के अंदर से मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो कि चंद्रप्रभा घाटी, घाटी का नाम देखो क्या है, चंद्रप्रभा घाटी के अंदर ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है, मृदभांड प्राप्त हुए हैं घाटी के अंदर। इसके आगे अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा घाटी में स्थित हथनिया नामक पहाड़ी है। ठीक है, हथनिया नामक पहाड़ी है, वहां पर संगोरा व्रत प्रकार की कब्रें पाई गई है। संगोरा व्रत प्रकार की कब्रें कैसी होती है, मैंने बताया था ना कल, जो फ्राइडे को हमारी क्लास हुई थी। संगोरा व्रत के प्रकार की कब्रें देखो, मैंने बताया था कोई कब्र है, ठीक है, उसके चारों तरफ इस तरीके से पत्थर रख देना, पत्थर लगा देना, जमीन में पत्थरों को गाड़ देना। चित्र के माध्यम से बताया था मैंने, उसको क्या नाम दिया गया, संगोरा व्रत। ठीक है, चारों तरफ पाषाण, महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ देना, कब्र के चारों तरफ एक व्रत की तरह संरचना बनाना। ठीक है, ये चीज हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, चंद्रप्रभा घाटी यूपी में हथनिया नामक स्थान से। इसके अलावा देखो बेलन घाटी से महापाषाणकालीन कब्रों के साथ साथ बेलन घाटी यूपी में और इसके आसपास वाले क्षेत्र में देखो क्या क्या मिला है, महापाषाणकालीन कब्रें तो प्राप्त हुई है, उनके साथ में देखो भालाग्र, भाले, तीराग्र, तीर, तीरों के अग्रभाग, दो हंसिये, ठीक है, और पालतू जानवरों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखो
प्रदेश से प्राप्त अधिकतम महापाषाणकालीन प्रमाण, उत्तर प्रदेश से जो हमें महापाषाणकालीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हमें लगभग लौह युग से पहले के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में जितने भी महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं वो सारे जो स्थल हैं वो कब के हैं, लौह युग से पहले के हैं। ठीक है, केवल कोटिया नामक स्थान पर ये एक स्थल है, लौह युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस स्थल से केवल लौह युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, बाकी किसी भी अन्य क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश में लौह युग के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, उससे पहले के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है यहाँ पर महापाषाणकालीन जो क्षेत्र रहे हैं सारे ये लौह युग से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे, इनका उद्भव लौह युग से पहले ही हो चुका था। ठीक है, इसके बाद में देखें राजस्थान। अब देखो हमारे राजस्थान में भी किसी स्थल पर हमें ये पाषाणकालीन जो स्थल है और कब्र हैं इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो कहाँ पर, अरावली पर्वतमाला के आसपास स्थित खेड़ा, सतमास, दाऊस ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर संगोरा व्रत की प्रकार की कब्रों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में गुफा कराल, बुर्ज होम, कयारी जो लद्दाख में है यहाँ से महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम देखो ये ऐसे स्थल हैं हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की चीज़ों के सभी प्रकार की प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमने यहाँ पर पूर्व पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण से लेके और मतलब उच्च पाषाण सारी चीज़ों के सारे अब तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ताम्र पाषाण पढ़ लिया, महापाषाण पढ़ लिया, अब हम महापाषाण तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारे साक्ष्य हमें इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। लगभग सभी प्रकार के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कयारी लद्दाख क्षेत्र में है, यहाँ से भी हमें महापाषाणकालीन क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, इनके सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी हमें देखो हम गुफा कराल की बात करें, यहाँ पर आप सबको पता है कि गर्तावास प्राप्त हुए थे। ठीक है, इन लोगों के निवास स्थल कहाँ पर थे, ये जमीन में गड्ढा खोद के और यहाँ पर निवास स्थान बनाया करते थे। तो यहाँ पर हमें महापाषाणकालीन संस्कृति इनकी कब्रों के प्रकार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तरी भारत में अपना जो स्टेट है यहाँ पर भी हमें ऐसी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा नामक जगह है, यहाँ से डोलमेन मैंने बताया था क्या होता है डोलमेन, इसमें 4 पत्थर या 2 पत्थर या 3 या 6 कितने भी हो सकते थे, इनके ऊपर कैपस्टोन नामक पत्थर, इसको क्या कहा जाता था, कैपस्टोन। ठीक है, और ये जो ऐसे स्तंभ नुमा ये जो पत्थर होते थे इनको क्या कहा जाता था, आर्थोस्ट्रेटस कहा जाता था। ये संरचनाएं जमीन के ऊपर डोलमेन कहलाती थी। ठीक है, यही संरचना अगर जमीन के अंदर हो तो उसे क्या कहा था, सिस्ट। ठीक है, उसको हमने क्या बताया था, सिस्ट। सेम ये कि संरचना अगर जमीन के अंदर, जमीन में स्तंभ गाड़ के अंदर नीचे गड्ढा खोद के ये सारी संरचना अगर जमीन के अंदर हो तो सिस्ट, और यही संरचना जमीन के ऊपर है तो क्या कहलाती है, डोलमेन। ठीक है, और इसके अलावा संगोरा व्रत ये मैंने बता ही दिया, ये चारों तरफ वाला। ठीक है, मैनहरी ये क्या थी, ये किस प्रकार की कब्र थी, इसमें देखो किसी व्यक्ति की कब्र के पास में एक स्तंभ नुमा एक पत्थर, एकास्म पत्थर गाड़ दिया जाता था, ये क्या कहलाती थी, मैनहरी। ठीक है, ये सिस्ट आ गई, देखो मैंने बताया ये जमीन के अंदर। ये सारी चीजें लगभग सभी प्रकार के महापाषाणकालीन संरचनाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान से। ठीक है, आगे देखें, देखो हमने ये स्थल पढ़े, लगभग हमने दक्षिण भारत से लेके मध्य भारत तक और उत्तरी भारत तक हमने महापाषाणकालीन संस्कृतियों के क्षेत्र पढ़ लिए। कौन कौन से क्षेत्रों में हमने महापाषाणकालीन सभ्यताओं से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की
जो इनके साक्ष्य हैं, अलग अलग प्रकार की कब्रें हैं, ये देखो डोलमेन टाइप की, संगोरा वृत्त टाइप की, जिनको कैयर्न भी कहा जाता था, मैनहरी और सिस्ट, इस प्रकार की सारी महापाषाणकालीन संरचनाएं, कब्रें जो किन किन स्थलों से हमें प्राप्त हुई है, ये सारी चीज़ें हमने दक्षिण भारत में पढ़ लिया, ठीक है, हमने मध्य भारत में पढ़ लिया और हमने उत्तर भारत में भी पढ़ लिया। अब इसके साथ में देखो आज हमारा ये चैप्टर है महापाषाण काल, खत्म हुआ, ठीक है। हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमने सबसे पहले पाषाण काल पढ़ लिया, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो पार्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। ये किसका पार्ट था, हम पढ़ रहे थे इतिहास का वर्गीकरण में, जो उसका पहला पार्ट था प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के पार्ट हम पढ़ रहे थे। इस प्राग ऐतिहासिक काल में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के सारे पार्ट पढ़ लिए, अलग अलग, जिनको 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया था, उन तीनों भागों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ लिया, देखो हमने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां पढ़ ली, ठीक है। और ताम्र पाषाण के बाद में अभी हमने महापाषाणकालीन संस्कृतियां कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में, ये नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड इतिहास का किसमें विभाजित किया गया था, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो हम अब हमारा जो नंबर सेकंड पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। इसकी हम शुरुआत आज से करते हैं। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें पढ़ते हैं। आपको पता ही है आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषताएं, डेफिनेशन, सारी चीज़ें हमने क्लास जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था उसी में सारी चीज़ें हम अच्छे से इनको बता चुके हैं आपको। तो देखो एक बार नॉर्मली देख लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज किसे कहते हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, लेकिन एक बार फिर से देख लो कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिपि का मतलब लिपि जो लिखना मनुष्य सीख गया था, लिपि का विकास हो गया था, किंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमें इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है और ये आद्य ऐतिहासिक काल में इसको माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, हम पहले बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखो आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है ना। तो देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, देखो इसको हम देखेंगे आगे कि इस सभ्यता में सर्वाधिक कांस्य धातु, कांसा जो धातु होती है उसका सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर किया गया। कांस्य का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, तांबा प्लस टीन, हमने पढ़ा इससे पहले ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में तांबे का विकास हो चुका था, तांबा की धातु का लोग प्रयोग करना सीख गए थे। अब धीरे धीरे आगे जब सिंधु घाटी सभ्यता का काल आया तो लोगों ने जो तांबा धातु थी वो थोड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी, ठीक है, सॉफ्ट। तो इसमें थोड़ी हार्डनेस लाने के लिए, इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए इसमें टिन मिलाकर और एक मजबूत धातु बनाई गई कांसा, ठीक है, तांबे से मजबूत थोड़ा कांसा जो धातु है, फिर इसको प्रयोग में लाने लगे वो।
तो यहाँ पर हमें सर्वाधिक कांसे से निर्मित सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है, सारी चीजें हमें कांसे की प्राप्त हुई है, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा सभी को ये चीज, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया में तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को, बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो आप, जो सिंधु सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सेंधव सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे से, अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसके आगे धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स हैं सब अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। मैं जो ये मैटर तैयार करके लेके आती हूँ ना, इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूटती है कि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें ऐड करके तैयार करके आप सबके लिए लेके आती हूँ। सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखो इसको दुनिया की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहली कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र देश की, ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यताओं के रूप में जानी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो मिस्र देश है, यहाँ की सभ्यताएं दजला और फरात नदियों के किनारे जो यहाँ की सभ्यता थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता रोम नदी के किनारे, रोम शहर में नील नदी के किनारे, ठीक है। मिस्र की सभ्यता कहाँ है, नील नदी किनारे, नील नदी, ठीक है। और मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें कांसे के प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, सिंधु सभ्यता से पहले मतलब यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए पहली और सेकंड तो ये, और नंबर थर्ड हमारे हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसको तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखो, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले कैसे क्या प्रोसेस रही होगी कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो देखो सबसे पहले 1829 में, ठीक है, सबसे पहले 1829 में चार्ल्स मेसन के द्वारा, जब ये इनका पंजाब में, पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र में पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पे इनका दौरा रहा, वहाँ पर ये भ्रमण कर रहे थे, कुछ किसी कार्य के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो इन्होंने क्या देखा कि पंजाब, पाकिस्तान वाले जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, वो वाला पंजाब क्षेत्र, वहाँ पर साहिवाल जिले में एक गांव है हड़प्पा, ठीक है। वहाँ पर एक विशाल टीले को देखा, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। इन्होंने किसी सभ्यता का जिक्र नहीं किया, इन्होंने केवल एक क्षेत्र देखा। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो अभी जैसे 1947 के बाद में बना था, ठीक है, सब जानते ही हो। उससे पहले हमारे भारत का हिस्सा था, तो पंजाब था। यहाँ पर चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले इस हड़प्पा नामक स्थल की तरफ इनका ध्यान आकर्षित हुआ, यहाँ पर ये इन्होंने देखा, ठीक है। उसके आगे क्या हुआ, चार्ल्स मेसन ने क्या किया, यहाँ किसी सभ्यता होने का कल्पना की। इन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ रही होगी, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, या कुछ ना कुछ चीज़ तो है यहाँ पर। इनका ध्यान सबसे पहले यहाँ पर गया। इन्होंने बस इमेजिन किया, कल्पना की कि ये जो टीला बना हुआ है काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल, हो सकता है इसके नीचे कुछ दबे हुए हों, हो सकता है यहाँ पर पहले कोई रहते हो, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ है। इसलिए सबसे पहले चार्ल्स मेसन का इस पर ध्यान गया था, ठीक है। और इन्होंने यूरोपीय लोगों को, मतलब ब्रिटिश जो लोग थे हमारे देश में, ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन लोगों पे की तरफ इन्होंने सबसे पहले इनका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाया, उनको जी। उससे पहले तो देखो यूरोपियन लोगों का ध्यान सबसे पहले बताया, ठीक है। उससे पहले इसके आगे देखते हैं हम कि मेसन ने इस टीले को देखकर क्या कहा। मेसन ने इस टीले को देखकर क्या कहा कि
यहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ होगा। देखो उन्होंने क्या अनुमान लगाया, मतलब माइंड के इंसान के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। इनके माइंड में क्या ख्याल आया कि यहाँ पर शायद जो हमारे देश में ये युद्ध हुआ था, सबको पता ही है ना। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा धीरे धीरे आगे, ठीक है। उसमें उन्होंने, मेसन ने क्या बताया कि सिकंदर और पोरस का युद्ध शायद इस स्थल पर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखो मेसन ने क्या किया, इनकी बुक है नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज, मतलब ये क्या, इनको पुरातत्वविद में इन सारी चीजों में इनका इंटरेस्ट था, तो ये अलग अलग चीजों पर भ्रमण किया करते थे, देखा करते थे। तो ये क्या हुआ कि इनकी जो बुक है नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात एंड पंजाब में इनका उल्लेख किया। पुस्तक में इन्होंने इन चीज के बारे में उल्लेख किया, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1842 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आप जो बता रहे हो 1826 में उनको सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित हुआ था, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके बाद में आगे जाके 1829 में उन्होंने दोबारा उसको देखा और उसके बारे में बताया, लोगों को बताया, दूसरे लोगों को उस टाइम बताया, ठीक है। आगे देखें, अब हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक करके किन किन लोगों ने का योगदान रहा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को देखने में, खोजने में किन किन लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। तो देखो सबसे पहले हमने चार्ल्स मेसन का पढ़ लिया। सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के टीले को देखा गया, ठीक है। 1826-27 में जो आप बता रहे हो ना, 1826 या 27 में मिलता है। यहाँ पर ये पहली बार वहां पर गए थे पंजाब में, ठीक है जी। देखो 1826-27 में चार्ल्स मेसन पहली बार पंजाब गए थे। 26 में वो निकले थे, 27 में वहां पर मतलब पहुंचे थे। तो 26 से 27 आता है अलग अलग जगह, कहीं 26 भी आता है, कहीं 27 भी आता है ना। उस टाइम उन्होंने सिर्फ देखा, लेकिन 1829 में उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया और यूरोपीय लोगों को बताया, ठीक है। यूरोपीय लोगों का मतलब वही ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया। और जो अभी हमने देखा था 1842 में अपनी पुस्तक में उसके बारे में लिखा कि क्या लिखा कि यहाँ पर संभवतः या तो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ होगा या फिर यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, ठीक है। इनकी बुक का नाम याद रखना आप। अब आगे देखो नंबर 2 अलेक्जेंडर बर्न्स। एक आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, वो अगला अलग व्यक्ति है, और एक है अलेक्जेंडर बर्न्स, ये अलग व्यक्ति है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो देखो अलेक्जेंडर बर्न्स ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है, ट्रेवल्स इन बुखारा में 1831 से 1834 के मध्य चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रकाशित सभ्यता पर किए गए खोज कार्य का वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स मेसन जब 1829 में लोगों को बताता है और कुछ घटनाएं चीजें दूसरों को बताता है, तो इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर बर्न्स ने 1831 और इसके मध्य इन्होंने क्या किया कि जो चीजें चार्ल्स मेसन ने बताई थी, उन चीजों के बारे में इसने सुन के और दोबारा से हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके ऊपर खोज करने का कार्य इन्होंने किया। अलेक्जेंडर बर्न्स का बस इतना सा योगदान है। इन्होंने क्या किया, इसने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक थी, इसमें इन्होंने जो चार्ल्स मेसन ने जो जो चीजें बताई थी उनके बारे में इन्होंने खोज की और इनका वर्णन किया। अब देखो नंबर 3 पे आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का सहयोग। हम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग के बारे में देखते हैं, इनका क्या सहयोग रहा था। तो देखो ये क्या थे, सबसे पहले तो ये देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें एक सैनिक अभियंता के रूप में कार्यरत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सबको पता ही है, हमारे देश पर शासन के रूप में यहाँ पर ये विद्यमान थी, ठीक है। तो इसके एक सैनिक अभियंता के रूप में कार्यरत थे, ठीक है, 1850 में। अब इनका क्या था, पुरातत्व मुद्रा शास्त्र में इनकी रुचि थी, इनका इंटरेस्ट था, ये इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट रहता था। इस कारण इन्होंने, जब इन्होंने सुना तो इन्होंने क्या किया, 1853 में, मतलब ये वहाँ जाते हैं हड़प्पा वाले क्षेत्र पे, ठीक है।
3 बार ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर उनको देखते हैं, उस चीज़ का अन्वेषण करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद में अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो देखो कनिंघम हड़प्पा टीले की यात्रा के दौरान कनिंघम को वहाँ अनेक प्रकार की मोहरें प्राप्त होती है। ठीक है, मोहरें जानते हो, और एक मोहर ऐसी प्राप्त होती है वृषभ के अंकन वाली मोहर। आगे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उनमें सारी चीज़ों का विस्तार से डिटेल से हम इसका बारे में देखेंगे, है ना। उन्हें यहाँ से एक वृषभ के अंकन वाली मोहर प्राप्त होती, लेकिन क्या हुआ, जो मोहर थी ना उस पर कुबड़ नहीं थी, मतलब जो वृषभ था ना, तो ये क्या सोचते हैं कि ये कोई विदेशी सील है। मतलब मोहर एक तो होती है मोहर, ये अलग चीज होती है, रुपया जो होता है ना इस तरीके से मोहर होती है जिसका प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता था। ठीक है, लेकिन मोहर अभी प्रेजेंट टाइम में हम किसी चीज जो सील का यूज करते हैं, सील लगाते हैं किसी चीज के लिए, है ना, तो वो मोहर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ से इन्हें एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर वृषभ का चित्र था, लेकिन उस पर कुबड़ नहीं थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये कोई विदेश के द्वारा आई हुई या विदेशी लोगों के द्वारा, मतलब किसी भी तरीके से लेन देन के तरीके से किसी भी तरीके से यहाँ पर आ गई होगी, तो विदेशी सील समझ के इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, मोहरों के अलावा यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ था, पाषाण कालीन औजार और प्राचीन मृत भांड भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसके बाद में 1875 में कनिंघम ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में इसने क्या किया, उसमें हड़प्पा का जो सभ्यता के बारे में जो जो जानकारी इसे प्राप्त हुई, चार्ल्स मेसन ने जो जो बताया वो सारी चीज़ें सुनी। ठीक है, उसके अलावा अलेक्जेंडर बर्न्स के बारे में जो उसने जो बताया वो चीज़ें सुनी। इसने सारी चीज़ें सुनने के बाद में ये खुद उस क्षेत्र पे गए और वहाँ पर देखा, और वहाँ जाने के बाद में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और देखो उसके बाद में क्या होता है, इसको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं 1861 में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का ये योगदान है इसके अंदर। इसके अलावा जो ये विभाग की स्थापना की थी, इसके प्रथम महानिदेशक भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे। आगे हम बात करें जॉन ब्रंटन एंड विलियम ब्रंटन, इनको ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, सबको पता है। तो इनका क्या योगदान था सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, इनका योगदान था कि 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। तो इन्हें हड़प्पा नामक जो स्थल था वहाँ पर देखो लाहौर से कराची के लिए ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। रास्ते में हड़प्पा नामक स्थल आया। ठीक है, ये इस स्थान पर इनकी जो कहा जाता है कि जो ये कार्य कर रहे थे, जो श्रमिक थे इनके, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ईंटें खत्म हो जाती है इनकी। ठीक है, इनकी सामग्री खत्म हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हड़प्पा का टीला होता है इसके आसपास कुछ ईंटें बिखरी हुई थी। तो जो ये दोनों विलियम और ये ब्रंटन बंधु थे, ये इनके जो मजदूर कार्यरत थे, मजदूर कार्य कर रहे थे, उनसे कहते हैं कि यहाँ जो आसपास पड़ी है ईंटें, इनको काम में ले लो। ठीक है, इनके कहने पे मजदूर यहाँ से ईंटें उठा उठा के लाते हैं और रेलवे लाइन में कार्य करने लग जाते हैं, काम में लेने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ईंटें खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो रही थी, बहुत सारी ईंटें प्राप्त हो रही थी। तो फिर हैरानी वाली बात हो गई कि यहाँ से इतनी सारी ईंटें कैसे प्राप्त हो रही है, ये जगह क्या है, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर है। तो फिर इन्होंने ये कार्य रुकवा दिया, इन्होंने स्टॉप कर दिया कि यहाँ से आप ईंटें लाना बंद कर दो। और फिर उसके बारे में जाके जैसे सबको पता चला, सबका उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। मतलब स्पष्ट रूप से पहली बार सबसे ज़्यादा प्रकाश में आई हड़प्पा नामक टीला इस समय रेलवे लाइन बिछाने के दौरान। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, लॉगार्थ डैम्स, ये जो अंग्रेजी व्यक्ति है, ब्रिटिश व्यक्ति, ये क्या करता है, एक पुस्तक लिखता है ना। पुस्तक का नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ ब्लूचिल लैंग्वेज। ठीक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ब्लूचिल लैंग्वेज। इसमें क्या करता है, ये कनिंघम इसमें क्या वर्णन करता है, अपनी बुक के अंदर ये क्या वर्णन करता है कि इसको भी कनिंघम को जो मोहर प्राप्त हुई थी वैसे ही एक मोहर इसको भी प्राप्त हुई थी। क्योंकि ये नाम याद रखना है, लॉगार्थ डैम्स, मतलब आपको
ये नाम याद रखने हैं कि किन किन व्यक्तियों के हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में योगदान रहा, किन किन व्यक्तियों का। जैसे अपने एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि किसका योगदान था या किसका नहीं था, निम्न में से किसका योगदान हड़प्पा सभ्यता की खोज में नहीं था। ये 4-5 नाम दे दिए, एक नाम अलग दे दिया, तो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए हमें नाम याद रखना है कि किन किन व्यक्तियों का हड़प्पा सभ्यता की खोज में योगदान रहा, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है कि इसने भी क्या कहा अपनी बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ ब्लूचिल लैंग्वेज, इसमें इन्होंने कनिंघम को, जो अलेक्जेंडर कनिंघम को जिस प्रकार से की मुहर प्राप्त हुई थी उसी प्रकार की मुहर इनको प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्होंने इसका वर्णन इस बुक में किया था। अब देखो 1912 इसमें क्या होता है, J.F. फ्लिंट, इसके द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से हड़प्पा टीले पर एक लेख प्रकाशित करवाया। किसने? J.F. फ्लिंट ने 1912 जो ये है इसमें क्या किया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से हड़प्पा टीले पर एक लेख प्रकाशित करवाया। इस लेख में इसने हड़प्पा के बारे में सारी चीज़ें लिखी और सबको, पूरी दुनिया को इसके बारे में तब पता चला। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन आता है, जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन के लिए 1856 में रेलवे लाइन के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पा का कुछ टीला है, कुछ स्थान है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख के उस टीले के उत्खनन की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति लेता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बोलता है अंग्रेज अधिकारियों को कि परमिशन लेता है हड़प्पा टीले के उत्खनन कार्य की, लेकिन होता क्या है कि 1856 के बाद में 1857 में हमारे देश में क्या हो जाती है, क्रांति, ठीक है, क्रांति हो जाती है। तो क्रांति हो जाने के कारण जो हमारे यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे उन सब का ध्यान भारत में जगह जगह हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में क्रांति भड़क रही थी, जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग जगह जगह हड़तालें कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ की स्थिति भयानक हो चुकी थी। आप सबको पता है 1857 की क्रांति तो सब जानते ही हो, है ना। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसका ध्यान हड़प्पा से हट गया, ठीक है। तो उस टाइम अनुमति नहीं दी गई और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम भी यहाँ से जा चुके थे अपने हमारे देश से, है ना। तो उसके बाद में जॉन मार्शल आते हैं 1921 में, ठीक है, महानिदेशक। तो ये क्या करते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल, और ये इन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती है जो वापस से अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सारी चीज़ें बताई गई थी, डिटेल्स जो भी थी। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा मांगी गई अनुमति के बारे में इनको पता चलता है। तो ये क्या करते हैं 1921 में इसके नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा टीले की उत्खनन कार्य करने का इनको परमिशन मिल जाती है और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज या खनन का कार्य शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता की जर्नी रहती है। अब देखो क्या होता है, जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित थी, पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर। किनारा याद रखना है, बाएं किनारा इधर, ठीक है, बाएं किनारे पर, इधर की साइड, ठीक है। बाएं किनारे पर रावी नदी के बाएं किनारे पर साहिवाल जिला है। पहले इसका नाम मोंटगोमरी जिला हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके अभी प्रेजेंट में इसका नाम है साहिवाल, ठीक है। तो इसका उत्खनन किया गया, स्थिति देख लो कहाँ पर थी, साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर, ठीक है। अब 1921 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जाता है। जस्ट कुछ टाइम बाद में 1922 में क्या होता है कि हड़प्पा के पास ही एक और टीला है मोहनजोदड़ो, ठीक है।
जो कहाँ पर है, यह भी पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में ही, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आगे होता क्या है देखो, 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद में 1922 में एक और टीले का पता चलता है जिसका नाम रखा मोहनजोदड़ो। उसका उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा कहाँ पर, कब किया गया, 1922 में। ठीक है, ये कहाँ था, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर। ये चीज याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, लेकिन मोहनजोदड़ो इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब देखो राखलदास बनर्जी के पश्चात काशीनाथ दीक्षित जॉन मार्शल ने भी इसका उत्खनन कार्य करवाया गया बाद में। ठीक है, आगे हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे कैसे रखा गया, किस किस प्रकार से, किस किस के द्वारा इसके नामकरण में योगदान रहा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो की खोज के बाद में जॉन मार्शल के द्वारा 20 सितंबर 1924 को इंग्लैंड की एक पत्रिका, इंग्लैंड जो ब्रिटेन है उसमें एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली। ठीक है, द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दुनिया के समक्ष पहली बार जानकारी प्रस्तुत की। ठीक है, क्या नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दुनिया के सामने प्रकाशित किया, किसके अंदर, द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज के अंदर किया गया, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, कहाँ की, इंग्लैंड की। टाइमिंग 20 सितंबर 1922 में। अब देखो 1931 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत जानकारी दी और कहा, देखो क्या हुआ, पहले तो लंदन जो ब्रिटेन की जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी, दुनिया को बताया। अब इसके आगे इन्होंने बाद में देखो, इन्होंने अपनी पुस्तक थी मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, इसमें क्या हुआ, इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत जानकारी दी, डिटेल से सारी चीज़ों को बताया और कहा कि अगर भविष्य में इन फ्यूचर अगर भारत के अंदर सिंधु नदी के आसपास अगर कोई इस तरह की खोज होती है तो उनको भारतीय सभ्यता कहा जाना चाहिए, उसका नाम भारतीय सभ्यता रखा जाना चाहिए। ये बात किसने की, जॉन मार्शल ने कही। क्या कहा कि भविष्य में आने वाले समय में अगर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई नए क्षेत्रों की खोज होती है तो उसका नाम क्या रखा जाना चाहिए, भारतीय सभ्यता उसका नाम रखा जाना चाहिए। इसके बाद में देखो मार्टिन व्हीलर ने क्या किया, इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, पुस्तक का नाम याद रखना, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है, मार्टिन व्हीलर की है। इस सभ्यता में इस पुस्तक में इन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एम रफीक मुगल, ये एम रफीक मुगल जो है ये पाकिस्तानी इतिहासकार है। ठीक है, अभी पाकिस्तान अलग हो चुका है तो पाकिस्तान इतिहासकार माने जाते हैं, लेकिन थे तो हमारे देश के ही। तो देखो इन्होंने, इनकी पुस्तक थी अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, इसमें हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को एम रफीक के द्वारा क्या नाम दिया गया, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम ये था अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है, इसके बाद में हम देखें मैके, अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में इन्होंने वर्णन किया मैके ने। ठीक है, अपनी पुस्तक किसमें, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में इन्होंने वर्णन किया हड़प्पा सभ्यता का। गार्डन चाइल्ड ने द अर्बन रिवॉल्यूशन में, इनकी पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन में सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा।
सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। नगरीय क्रांति क्यों कहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता होने के प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि ये शायद यहाँ पर नगर रहे होंगे, इसलिए इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को द अर्बन रिवॉल्यूशन पुस्तक में, इनकी किताब में प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो सुरेंद्र नाथ राव, SN राव, इनकी पुस्तक थी इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसमें इनका एक स्टेटमेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने, क्या स्टेटमेंट दिया कि मार्शल ने, जो जॉन मार्शल था, उसने भारत को जहां पाया उसे 3000 वर्ष पीछे ही छोड़ दिया। जॉन मार्शल जब भारत में आया और उसने भारत को जब देखा, बाद में खोज के दौरान पता चला कि हमारा भारत तो 3000 पहले से ही यहाँ पर सभ्यताएं विकसित थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा कि इन्होंने भारत को जहाँ पाया था ना, उससे तो 3000 पहले ये पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि इसकी खोज हमें कब प्राप्त होती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद में हमें पता चलता है कि सब हमारा जो देश है यहाँ पर तो प्राचीन समय में भी, इतने सालों पहले भी यहाँ के निवासी रहे होंगे, यहाँ पर सभ्यताएं बसी हुई थी, ठीक है। जिम सेफर ने क्या कहा? नवपाषाण व ताम्रपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के मध्य की पूरी कालावधि को सिंधु घाटी परंपरा नाम दिया। जिम सेफर ने क्या किया? इनके द्वारा नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल तक, मतलब नवपाषाण काल जब आता है तब से लेके हड़प्पा सभ्यता जब तक पतन हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का, तब तक संपूर्ण पूरे काल क्रम को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी परंपरा नाम दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखो अभी हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग नामकरण हमने देखा, तो आप सबको पता है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा पुरातात्विक परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता का अगर खोज की जाती है, किसी सभ्यता का स्टार्टिंग में जब जिस पहले स्थान पर उस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है, सबसे पहले जिस स्थल से हमें उस सभ्यता की खोज का पता चलता है, तो उस सभ्यता का नाम उसी स्थान के नाम पर रख दिया जाता है, ठीक है। तो देखो पुरातत्व विभाग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज जो हुई उसमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर ही उसकी खोज की गई, इसलिए सबसे उपयुक्त सबसे ठीक नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार देखो किसी क्षेत्र पर जिस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की जाती है उस सभ्यता का नाम उस क्षेत्र के आधार पर रख दिया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, देखो इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु वाले जो सिंधु नदी है उसके अलावा देखो हमारे भारत में पहले सरस्वती नदी बहती थी। अभी वर्तमान समय में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, प्रेजेंट टाइम में सरस्वती नदी नहीं बहती, लेकिन जिस क्षेत्र में प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहा करती थी उस एरिया में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थलों के बारे में हमें पता चला है। इस कारण सिंधु सभ्यता स्थलों के मतलब देखो, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी सिंधु सभ्यता स्थल खोजे गए वो सर्वाधिक प्राचीन सरस्वती नदी के क्षेत्रों के आसपास प्राप्त हुए हैं। सरस्वती नदी वर्तमान में उस क्षेत्र के आसपास बहती है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी बहती है। अब इस क्षेत्र के आसपास यहाँ प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहा करती थी और वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता के पास नवीन खोज के जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं इस एरिया के आसपास बहुत सारे हमें क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। आगे समझ में ये बात। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को नदीय सभ्यता भी कहा जाता है, कह सकते हैं हम इसको नदीय सभ्यता भी। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों के किनारे ये स्थित है, ठीक है। देखो इनके जितने भी स्थल हैं लगभग सभी के सभी आसपास नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं हमें, है ना, इसलिए इसको हम नदीय सभ्यता भी कहा जा सकता है, हम इसको नदीय सभ्यता भी
कह सकते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से सुव्यवस्थित नगर नियोजन के प्रमाण हमें प्राप्त होने के कारण हम इसको नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। आगे समझ में ये बात। इसके आगे देखो, आज हमने नामकरण पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब कल हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही होगी, कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई, सारी चीज़ों के डिटेल से हम 1 बाय 1 करके एक एक करके सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, उसके बाद में कल से हम वापस से स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में 11 बजे से। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। और जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है, हम फर्स्ट यूनिट के जितने भी ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप वेट कीजिए, ओके, ठीक है।